Assalamu alaikum students and welcome to Global Future School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ijaz Banu and the topic for today's discussion, that is the last topic of chapter 3, is difference between metallic solids and covalent network solid. Students, in this we will compare between metallic solids and covalent network solids, and I will show you examples of different metallic solids and covalent network solids. Previously, we in previous lecture we have just discussed few types of solids on the base of their intermolecular forces or whatever the forces are found in them. इसमें पहले वाली हमारे पास थी मॉलिक्यूलर सॉलिड कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल फोर्सेस है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है सॉलिड वाटर यानी आइस, बर्फ, या ड्राई आइस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो वो ड्राई फॉर्म में है यानी वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसको ड्राई आइस भी कहते हैं, बहुत सी कूल होती है। मेटालिक सॉलिड की हमने पढ़ी थी और इसमें भी हमने मेटालिक सॉलिड को डिस्कस करना है, जिसमें डिफरेंट उसमें मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं और मेटालिक जिसकी एग्जांपल हमारे पास सिल्वर, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, जितने भी ये मेटल्स हैं। आयनिक सॉलिड्स जो कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम आयन है, सोडियम नाइट्रेट एंड लॉट ऑफ मोर अदर एग्जांपल्स। और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं और जिसकी एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट। और हम आज के टॉपिक में कंपेयर करेंगे मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ इनफिनिट एरे ऑफ बॉन्डेड एटम्स। उनके जो पहले तो एटम है, उसके बाद वो आइंस बनेंगे, तो उनके जो अरेंजमेंट है, उनकी अरेंजमेंट होती है जो स्पेस के अंदर इनफिनिट, बहुत मतलब उसकी कोई लिमिटेड नहीं है, वो अरेंज उसी तरीके से ये होते रहते हैं। एंड ईच केटाइन, अब बात एटम की है, अब वो मेटल के साथ हम केटाइन लगा रहे हैं, क्यों? इसकी वजह ये है कि मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली लूज हो जाते हैं, इजीली वो रिमूव हो जाते हैं, वो रहते वहीं उनकी लेयर्स में ही है और तब उन पे वो जो मेटल्स पे होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो इनके दरमियान में नेगेटिव जो आयंस इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड सा बन जाता है। और जो जितना ये मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एबिलिटी है, तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है कि वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। यूजुअली जो है 4 और 6, लेकिन ज्यादातर जो है वो 8 और 11 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ होते हैं। और चूंकि उनके दिमाग में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी होना चाहिए कि आयंस इन सोल्यूशन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जिसमें एग्जांपल है सोडियम आयन, जिंक आयन, सोडियम मेटल, जिंक मेटल, आयरन मेटल, कॉपर मेटल, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल, टंगस्टन मेटल एंड लॉट ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। अब ये आपके सामने मैंने आपको समझाने के लिए कि इनकी ये प्रॉपर्टी में ईच केटाइन कैसे बना है, ये है मेटल्स। लेकिन मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे तो एक मेंशन किया हुआ, लेकिन ये एक से ज्यादा होते हैं, तो वो 4, 6, 8, 12 इतने ही होते हैं कि ये रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन बीच में जैसे क्लाउड सा बनाते हैं, जैसे ये आपको ऑरेंज कलर का, दिस एक्चुअली शोइंग द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ एक क्लाउड सा बनाया होता है, जो कि डीलोकलाइज्ड हम इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है मेटल्स की, दे आर गुड कंडक्टर। आपको पता है जैसे कॉपर हम यूज करते हैं वायर्स वगैरह के लिए, तो और उसका कलर ऐसे डार्क ब्राउन सा, जैसे कॉपर कप, मैंने जस्ट आपको एक दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली है। गोल्ड है, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बनती है, तो वो भी एक गुड कंडक्टर है, उसमें भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये केटाइन इन मेटल्स हैज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स, तो उनका फिर जो उन्होंने बॉन्ड्स बनाने हैं वो काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसलिए ये बड़े स्ट्रॉन्ग मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। अब जो हमारे पास कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, तो इट कंसिस्ट ऑफ इनफिनिट एरे ऑफ बॉन्डेड एटम्स, कि इसमें भी ये इनफिनिट, अब ये एक छोटे किसी कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं हो रही, बल्कि ये इनफिनिट एरे के वो एक लामहदूद अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं
इसमें नो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्टिंग्विश, आप उसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ तक एक मॉलिक्यूल है या अगला यहाँ से शुरू हुआ है, बस ये इसका एक शुरू रहता है, एक स्टार्ट होता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि यहाँ पे ये रुक जाना है। इसलिए जेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल है डायमंड एंड लाइक ग्रेफाइट। And a given piece of network solid may be considered as giant covalently bonded molecules, कि अगर आप लाइक जैसे डायमंड है उसका एक पीस लेते हैं, ये बड़ा लेते हैं, ग्रेफाइट का छोटा लेते हैं, ये उससे बड़ा है, कोई बड़ा, तो वो एक नेटवर्क है, वो एक कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि वो एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, एक जेंट मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। नेटवर्क सॉलिड जनरली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यूजुअली की बात हो रही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ में होते भी है। मोबिलिटी में मैं आपको दिखाती हूँ इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, लेकिन आमतौर पर उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो फ्री नहीं होते। इसलिए आमतौर पे जो नेटवर्क कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं वो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है हमारे पास डायमंड की, तो उसको लेके हम आगे चलेंगे। And they have strong covalent bonds among neighboring atoms throughout the structure, gives these solids strength भी उसको मिलती है और high melting temperature भी होते हैं। Some of the hardest substance इनमें से यानी covalent network solids में से कुछ जो hardest substance known है, जिनके अंदर covalent network solid पाया जाता है, उसकी एग्जाम्पल है डायमंड। तो डायमंड क्या है कि एक हार्डेस्ट एलोट्रॉप है कार्बन का। एलोट्रॉप से मुराद होता है कि वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट अरेंजमेंट से मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं, लेकिन वो एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, डायमंड भी कार्बन से है, कोल भी इवन कार्बन से है, लेकिन क्या है कि उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो एक टोटल उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। They has the covalent network structure shown in diagram, और ये इस सबलाइम होता है, अगर आप इसको हीट करें 35,000 पे जाके ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उससे अब कि ये हर कार्बन, ये डायमंड का एक जस्ट एक छोटा सा पार्ट दिखाया कि हर कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है, ईच कार्बन, लाइक ये भी उसी की एग्जांपल है, लाइक टेट्राहेड्रॉन फॉर्म। ये सारे ये पॉइंट्स कार्बन को शो करें कि हर कार्बन दूसरे कार्बन से फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये एक नेटवर्क इसका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में ये एक्सटेंड होता है, ये जेड मॉलिक्यूल है। इसके अलावा इनके जो नेटवर्क इसी तरीके से एक्सटेंड होते हैं, ये बॉल फॉर्म में भी है, जिसको हम फ्लोरीन भी कहते हैं, और इसके अलावा इनकी कार्बन नैनोट्यूब्स भी हैं, ये सारे कार्बन्स को शो करें, ये भी उनके जेड स्ट्रक्चर्स हैं। और कुछ हमारे पास कंपाउंड्स कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स लिटिल सॉफ्टर होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है। दिस इज अ सॉफ्टर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एट हैज 3 लेयर स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम लाइक दिस वन। ये दिस इज द कार्बन, ये सारे कार्बन, यानी हर कार्बन एक हेक्सागोन, हर कार्बन दूसरे के साथ एक हेक्सागोन लेयर है, और एक हेक्सागोन लेयर दूसरी हेक्सागोन लेयर, और उसके दरम्यान में यहाँ पे कुछ फ्री एक वीक, ये बॉन्ड्स वीक होते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि एक खास डायरेक्शन से इनकी जो है कंडक्टिविटी हो सकती है, जहाँ पे थोड़े फ्री मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये कार्बन की ग्रेफाइट यानी हेक्सागोन फॉर्म की एक लेयर, ये दूसरी लेयर, 3 लेयर। तो इन लेयर्स में ये इनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये ग्रेफाइट ये एक सॉफ्ट एलोट्रॉप है, ये भी जेड स्ट्रक्चर है, ये एक्सटेंड होता है इसी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई और जी एक्सिस में एक्सटेंड होता है। अब वन ऑफ द फीचर दैट डिस्टिंग्विश कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड फ्रॉम मेटल इज द लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया मेटल्स का हाई होता है, यानी उसके ज्यादा उसके पास पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। फॉर एग्जांपल कोवलेंट में कार्बन का 4 है, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है, सिलिकॉन 4 बना सकता है, ऑक्सीजन क्वार्ट्स में ज्यादा से ज्यादा 2 बॉन्ड बना सकता है। क्वार्ट्स क्या होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और बेसिकली ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो क्वार्ट्स एक ऐसे ट्रांसपेरेंट सॉलिड जैसे एक स्टोन होता है, उस तरह से जैसे ये दिखाया हुआ ये क्वार्ट्स है, जिसमें बेसिकली ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है।
स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 एंड अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को ओवरव्यू करते हैं। हम वैसे तो हमने उसके रेलेवेंट क्वेश्चन साथ साथ मैंने एक्सप्लेन किए हैं टॉपिक के दौरान में भी, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, वो आपको प्रिपेयर करने हैं इनकी एक्सरसाइज से और टॉपिक्स में से। फिर एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी मैंने बॉन्ड एनर्जी वाले टॉपिक में भी किया है। तो देखें कि ये दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम Cl को लें तो ये Cl2 की है बॉन्ड एनर्जी, और ये हमारे पास है I2 की, जबकि ये HCl की है कैलकुलेटेड, और ये HCl की है ऑब्जर्व। ये भी हमने किया था क्वेश्चन, ये हमने फाइंड आउट किया था, कैलकुलेट की थी, 338 आई थी, उनका डिफरेंस 95, और इसमें आयोडीन के केस में या हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में 8 आता है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ से कि गिव रीजन फॉर द डिफरेंस इन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कि इनका डिफरेंस, एक तो आप कैलकुलेटेड वैल्यू बताएं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैसी होती है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन थ्रू कैलोरीमीटर होती है। उनमें डिफरेंस क्यों आता है? उनमें डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए उनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है, यानी वो स्टेबल बॉन्ड होता है। इफेक्ट ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी ऑन बॉन्ड लेंथ विद रीजन, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट है? अगर बॉन्ड लेंथ कम है, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड में कम होती है, डबल बॉन्ड में उससे कम होती है, या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो भी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी उनकी हाई होती है। तो ये रीजन बना है। आयनिक कैरेक्टर डिस्कस करें ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद रीजन। यहाँ पे इस केस में जैसे कि इसमें आयनिक कैरेक्टर अगर आप कैलकुलेट करके बताएं इनका, तो ये इसमें HCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, HI में आयनिक कैरेक्टर कम है ड्यू टू लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है। तो ये आप हर पॉइंट को डिस्कस करके आप आंसर लिखें। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी हमने किया है और ऑब्जर्व किया कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सिग्मा 2px इज हायर इन एनर्जी देन पाई 2p1 एंड पाई 2pz, ये भी हमने डिस्कस किया है। ड्रॉ भी हमने की नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, इसके अलावा नाइट्रोजन के आयंस की भी हमने ड्रॉ किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जो इसका बी पार्ट है, गिव रीजन वाई, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सिग्मा 2px हायर एनर्जी पे है, 2py पाई 2pz लोअर एनर्जी पे है। तो उसकी रीजन है कि सिग्मा 2px और 2px और 2ps में 2s और 2px का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो 2s जो ऑर्बिटल वो हायर एनर्जी पे चला जाता है, और 2px जो होता है वो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, और पाई 2py पाई 2pz में भी s कैरेक्टर आने की वजह से ये लिटिल अनस्टेबल होते हैं और हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कार्बन कैन मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथाइन। ये भी हमने लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कार्बन इथाइन के केस में C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, जबकि 2s और 2p तो डिफरेंट है। तो एक्चुअली उसमें क्या होती है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन नाउ दे हैव बॉन्ड विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इन बोथ द केस। और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे इथाइन की डायग्राम आप बनाएंगे, और उसका आप जैसे उसकी लीनियर शेप है वो बताएं, उसका बॉन्ड एंगल बताएं, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन की टाइप बताएं, उसमें डिफरेंट बॉन्ड्स बताएं कि कौन कौन सा बने, सिग्मा पाई, और सिग्मा में कौन सी फर्दर टाइप्स है। फिर क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। वैलिड हर एक की ड्रॉ करें और उसमें बताएं किस में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, किस में डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl ऑब्जर्व्ड आपको दी गई है, और आपको डिस्टेंस दिया गया 127 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर के बजाय आप इसको एंगस्ट्रॉम में कर सकते हैं। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 127 10⁻⁻12 मीटर। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से यूज करें। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट Q × R के बराबर होता है। यहाँ पे चार्ज लगाएं आपको
दिया हुआ होगा, और डिस्टेंस लगाएं तो उनका आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करें। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट करें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये हमने इस टॉपिक में डिफ्रेंशिएट किए थे, और उनके फीचर्स भी दोनों के, सिग्मा बॉन्ड के क्या होते हैं, पाई बॉन्ड के भी क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए डबल बॉन्ड, ये भी हमने डिस्कस किया। हमने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में भी डिस्कस किया, और उससे पहले वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि उनमें 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड एनर्जी के केस में भी हमने इसको डिस्कस किया। ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेयर बिकॉज दे इन्वॉल्व द पाई इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। So students, this was all about the metallic solid and covalent network solids, their comparison with different examples, and an exercise overview. And our next topic will be, we will start the chapter 4.